नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ नंदा और आपका स्वागत है सच कॉन्वर्सेशंस मैटर के एक और एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैंने आमंत्रित किया है अपने बहुत ही प्यारे मित्र श्री नरेंद्र जोशी को, जो अभी इंडियन रेलवे सर्विसेज में काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र और मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई एक साथ की है। वो इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियर हैं और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। पर हमारी बातें कॉलेज में भी बहुत होती थी और लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस होती थी, 2 ढाई 3 घंटे चाय के ऊपर या हॉस्टल के रूम के अंदर बैठे कब निकल जाते थे पता नहीं चलता था। इस बार भी वही हुआ है। हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी हुई है, बहुत सारी चीज़ें थी बात करने के लिए। इसीलिए मैंने इस एपिसोड को 2 भागों में विभाजित किया है, डिवाइड किया है। पार्ट 1 जिसमें हम बात करेंगे दुनिया के अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की, और पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बनने के पीछे जो फिलॉसफी या थिंकिंग, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, रिलीजन होता है उस सब की। तो आइए नरेंद्र को आमंत्रित करते हैं। ये है पार्ट 1। हाय नरेंद्र, हाउ आर यू? सौरभ, अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बस सब बढ़िया चल रहा है और गर्मी का प्रकोप है और क्या। हाँ, गर्मी का प्रकोप यहाँ भी बहुत है। तो नरेंद्र, शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप सबको ये बताएं। देखिए, हर इंजीनियर की ना एक कहानी होती है। इंडिया में इंजीनियर अपने आप से नहीं बनता है। तो उसकी एक कहानी होती है। प्लीज अपनी कहानी बताइए कि इंजीनियरिंग में कैसे। सौरभ, जिस टाइम पर मेरे ख्याल से हम लोगों का एक ग्रुप, हम लोग 11th या 12th में थे, उस टाइम पे तो ये इंजीनियरिंग एक पॉपुलर ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन मेडिकल था। मेडिकल में ये सुना था कि बहुत मेहनत लगती है, लंबी पढ़ाई होती है, और बीए बीएससी तो उस समय कुफ्र माना जाता था कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और आपने बीए बीएससी कर ली तो लगता था कि आपने बहुत बड़ा पाप कर लिया। तो फिर हम लोग आ गए इंजीनियरिंग की तरफ की। मेडिकल में लगता था खर्चा भी ज्यादा होगा, और इंजीनियरिंग 4 साल में हो जाती है और नौकरी भी लग जाती है। उस टाइम पर मार्केट में भी बहुत बूम था, जॉब सरप्लस में थी, तो आ गए इंजीनियरिंग में। 2 ही ऑप्शन थे, 2 में से एक चूज करना था। बाकी तो मॉडर्न ऑप्शन हम लोगों को पता भी नहीं थे कि अकाउंटेंसी पढ़नी है, कॉमर्स पढ़ना है, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। तो इंजीनियरिंग वाज ए नेचुरल चॉइस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन यूपी एंड उत्तराखंड एरिया एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम। तो आप भी अपने आप को फिर एक्सीडेंटल इंजीनियर की कैटेगरी में मानते हैं ना? एक्सीडेंटल इंजीनियर, हाँ, मतलब ऐसा तो कुछ था नहीं, हमें पता भी नहीं था कि इंजीनियरिंग होती क्या है, हम्म। कि इंजीनियर क्या करता है। तो बस हमें एक 2 शब्द पता थे कि इंजीनियर होता है, और एक मतलब डॉक्टर का तो पता था कि क्या करता है, बस इंजीनियर होता है। तो हमने कहा सब दे रहे, हम भी दे देते हैं। तो एक एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया, पहुंच गया एनआईटी जलंधर। चलो बढ़िया है। आपकी और मेरी कहानी में काफी सिमिलैरिटी है और आई थिंक लाखों और ऐसे इंजीनियर हैं जिनकी कहानी भी सेम ही है। हाँ, हमारे टाइम के लोग ज्यादातर ऐसे ही हैं। कुछ लोग जो सेकंड जनरेशन इंजीनियर्स होते हैं, शायद उन लोगों को पता होगा कि इंजीनियर का काम क्या होता है, कि जिनके पेरेंट्स है, जिनके क्लोज फैमिली सर्कल में है। अदरवाइज जो भी कन्वेंशनल ट्रेड प्रोफेशनल प्रोफेशंस में लोग थे जो नॉन टेक बैकग्राउंड के थे, तो सबके लिए, मैं तो जितने लोगों को जानता हूँ सबकी सेम ही कहानी थी। इवन कॉलेज और उसके आफ्टर बाद भी मैं जितने इंजीनियर से मिला, सबकी कहानी यही है। तो कॉलेज के बाद आपकी बहुत अच्छी जॉब लगाई, प्लीज उसके बारे में बताएं। फिर बताएं उसमें आपने इंजीनियरिंग में क्या सीखा और अभी क्या कर रहे हैं। सौरभ, कॉलेज में मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गया था एनटीपीसी लिमिटेड में। तो एनटीपीसी इंडिया की मेजर पावर जनरेटिंग कंपनी है। तो अराउंड इंडिया की 30-40% बिजली यही बनाती है। फिर अच्छा, एनटीपीसी के बाद? एनटीपीसी के बाद असल में बीटेक फाइनल ईयर में ही अब सिविल सर्विस का कीड़ा तो मुझे लगता है इंडिया में जो कोई भी एम्बिशियस स्टूडेंट होता है उसे एक बार लगता ही है। हम्म। तो हम लोग बीटेक फाइनल ईयर में थे, तो 2 ही ऑप्शन होते थे कि यार या तो एमबीए कर लेंगे या प्राइवेट में नौकरी कर लेंगे। और कुछ लोग जो होते थे वो सोचते थे कि सिविल सर्विसेज की तरफ चला जाए, खासतौर पर यूपी बिहार की बेल्ट वाले। पंजाब के लड़के इतना नहीं सोचते थे सिविल सर्विसेज के बारे में, बहुत कम लोग थे। बट यूपी बिहार वालों में बचपन से सुना होता है कि यार कलेक्टर बाबू होते हैं, और ऐसा होता है वैसा होता है, नीली बत्ती की गाड़ी होती है। तो वो चार्म था। ऑफ कोर्स सरकारी नौकरी लगी गई है, तो हो सकता है कुछ हो जाए। फिर मैंने ये जब एनटीपीसी में आया तो उसके साथ ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और 3 साल तक मैंने तैयारी की, 3 अटेम्प्ट दिए। फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया, सन 2014 में। जब एनटीपीसी में नौकरी करते हुए मुझे 4.5 साल हो गए थे। उसके बाद मुझे मेरी रैंक पे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिली, भारतीय रेल यातायात यातायात सेवा, और मैं यहाँ रेलवेज में आ गया। चलिए, इसके बारे में हम किसी और दिन दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक कुछ और है, कुछ अलग है। तो जब आपने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई स्टार्ट की
तो सिविल सर्विसेज में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो लोग चूज कर सकते हैं। आपका ज़्यादा इंक्लिनेशन पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी की तरफ गया, इवन दो यू आर अ साइंस स्टूडेंट। हाउ डिड यू, मतलब क्या था ऐसा कि जो आपका इंटरेस्ट बन गया इसकी तरफ ज़्यादा? असल में कॉलेज में जब हम सेकेंड और थर्ड ईयर में थे, मैं यूपी से आया था, उत्तराखंड से आया था, तो मेरी मीडियम की बैकग्राउंड थी, तो अंग्रेजी मुझे आती नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे सामने तो पहला 4 में ये था कि यार अंग्रेजी सीखी जाए, अंग्रेजी अच्छे से पढ़े कैसे और लिखे कैसे। बोलने में तो बहुत प्रोफिशिएंसी अभी भी नहीं आ पाई, लेकिन एटलीस्ट हम जो लिखा है उसे ढंग से समझ लें। तो मैंने कुछ अंग्रेजी की किताबें पढ़नी शुरू करी। अब कॉलेज में भी सीनियर्स हैं, हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी, और उसमें एक क्लासिक सेक्शन था। लाइब्रेरी में क्लासिक्स सेक्शन था जिसमें सारी वर्ड्सवर्थ क्लासिक्स रखी हुई थी इंग्लिश की। तो गया, मैंने कुछ सीनियर से कंसल्ट किया और मैं कुछ किताबें लाके मैंने पढ़नी शुरू कर दी, और कुछ हमारे दोस्त भी बने। तो उस टाइम पर जो किताबें मैंने शुरुआती दौर में पढ़ी, तो वो कुछ इस तरह की थी कि उनमें फिलॉसफी के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ था। तो मुझे उसमें और थोड़ा बहुत एक बचपन से जानने का होता है कि यार फिलॉसफी का रेफरेंस हर जगह आ जाता है जब आप पढ़ते हैं। तो ये था कि ये समझा जाए कि ये है क्या, इस चीज में लिखा क्या हुआ है। फिर उसके बाद एक हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में किताब थी, अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, बर्ट्रैंड रसल की। बहुत थिक वॉल्यूम था, और बर्ट्रैंड रसल वाज ए नोबेल लॉरेट इन लिटरेचर और बहुत एमिनेंट थिंकर रहा है। तो उसकी वो किताब मैंने पढ़ी पूरी। उसमें वेस्टर्न फिलोसफी की हिस्ट्री दी थी, प्लेटो टू जो कंटेम्प्रेरी फिलोसफी है वहां तक, वेस्टर्न फिलोसफी। तो मैंने पढ़ा, और वो बहुत ही गिफ्टेड ऑथर है, गिफ्टेड प्रोज ऑथर है। तो जब आप, यू विल बी हुक्ड, आई वाज हुक्ड। इवन उस किताब का इंट्रोडक्शन इतना मार्वलस था, 4-5 पन्ने का इंट्रोडक्शन था, उसने केवल फिलोसफी के बारे में लिखा था। मतलब मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो फिर इस तरह से मैं फिलोसफी में घुसा, और उस किताब को मैंने कई बार पढ़ा, समझने की कोशिश करी। तो ये तो फेज 1 था। उसके बाद साथ साथ में मैं लिटरेचर में इंटरेस्टेड था। जब मैं छोटा था तो मैं हिंदी में लिटरेचर पढ़ता था, फिर मैंने अंग्रेजी का लिटरेचर करना स्टार्ट किया। वेस्टर्न क्लासिक्स पढ़े, बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं जिनका हमने नाम सुना है, जैसे दोस्तोवस्की, टॉलस्टॉय, जेन ऑस्टिन, उसके बाद मॉडर्न में ऑरहन पामोक, नायपॉल। तो ये सब वो लिंकेजेस होते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं जाके वो फिलोसफी में घुसते थे। फिर 2 फिलोसफर मैंने इंडिपेंडेंटली पढ़े, रेने देकार्त और स्पिनोजा। ये रेनेसा और एनलाइटनमेंट के टाइम के बड़े फिलोसफर थे। इनकी राइटिंग्स का मतलब किताबें इनकी इतनी बढ़िया थी। मेडिटेशंस रेने देकार्त की किताब है, अभी भी बहुत फेमस है, और उनकी बहुत फेमस कोट भी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो वो लोग उसको लाइटली लेते हैं, बट आप जब उनकी किताब मेडिटेशंस पढ़ते हैं तो आपको एकदम अलग टाइप का आपके दिमाग में ट्यूबलाइट जलती हैं। फिर मैंने स्पिनोजा पढ़ी। स्पिनोजा की किताब है एथिक्स, और एथिक्स में मतलब वो एथिक्स जो जो है वो एक फिलोसफी का स्कूल है, डिटर्मिनिज्म ये कहते हैं जो जो भी संसार में हो रहा है सब कुछ प्री डिफाइंड है, और मैथमेटिकल मेथड अडॉप्ट करके आप वर्ल्ड की चीजों को समझ सकते हैं। तो उसने उसकी जो एथिक्स की किताब है, वो उसने एथिक्स के प्रिंसिपल डिराइव किए हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सियोमेटिक प्रिंसिपल से। उसने अपने उसमें किताब में, जैसे आप यूक्लिड के एलिमेंट्स पढ़ते हैं, उसी तरह स्पिनोजा की किताब एथिक्स, तो उसने कुछ बेसिक एक्सियोम्स लिए हैं कि ये चीजें हैं, ये जो सेल्फ एविडेंट है और ट्रू है, और उनके आधार पर उसने अपनी पूरी फिलोसफी का सुपर स्ट्रक्चर बनाया है, और उस सुपर स्ट्रक्चर को बनाते हुए लास्ट में एथिकल परसेप्ट्स डिराइव किए हैं। तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए, और बहुत एनलाइटनिंग था। तो ये 2 चीजें पढ़ के मैं था कि कन्विंस था कि फिलोसफी में बहुत ज्यादा डेप्थ है और बहुत वैल्यू है। लेकिन अब आप फिलोसफी तो पढ़ नहीं सकते, आपको यू हैव टू अर्न ए लिविंग, तो फिर मैं ट्रेडिशनल तो मतलब आप सीधा कह रहे हो कि फिलोसफी पढ़ने और करने से पैसे नहीं बन सकते? हाँ, नहीं, इंडिया में देखिए ना, इंडिया में अब आप जिस समाज में रहते हैं, आपको उसी समाज के हिसाब से ही खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि आप मान लीजिए आप यहाँ पे फिलोसफी में बहुत इंटरेस्टेड भी हैं, तो आप एक ही प्रोफेशन जो पॉसिबल है वो है कि आप टीचिंग के प्रोफेशन में चले जाए। तो उसके लिए बहुत लंबी जद्दोजहद है कि आप मास्टर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे, नेट क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद वैकेंसी आएगी। इफ यू आर लकी देन यू विल गेट असाइनमेंट फॉर टीचिंग। एंड आप अपने करियर को इस तरह के अनसर्टेनिटी के हवाले नहीं छोड़ सकते, स्पेशली जब आपकी ऑलरेडी जॉब लगी हुई है। फिर उसके बाद यही हुआ, ये सब चीजें थी। तो फिलोसफी मेरा इंटरेस्ट था, और ये मैंने खत्म कर लिया, कॉलेज खत्म कर लिया, एनटीपीसी में आ गया। सिविल सर्विसेज करनी थी, सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल भी बाई चांस फिलोसफी था, तो फिलोसफी ले लिया ऑप्शनल। उस समय 2 ऑप्शनल होते थे। तो दूसरा मैंने पूछा लोगों से कि क्या लूं, उस टाइम पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जमाना था।
पबेड लोग कहते थे उसको। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आगे यार इसमें नंबर बहुत आते हैं, छोटा सा ऑप्शनल है, आप इसे ले लो, बढ़िया है, नौकरी लग जाएगी सरकार में तो उसका फायदा भी होगा। तो दूसरा मैंने वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन ले लिया। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा किसी ना किसी पॉलिटिकल सिस्टम के भीतर ही चलेगा, तो उसका ओवरलैप पॉलिटिकल फिलॉसफी से था। तो मेरा एक फिलॉसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफी ओवरलैप था, तो यहाँ से मैं पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिक्स और इन सब चीजों में मेरा एकेडमिक इंटरेस्ट जागा। क्या बात है। तो फिर अगर ये जो आपका इंटरेस्ट जागा, फिर तो आपने काफी डेफिनेशन समझी होंगी, एंड आई थिंक वही हमारे वीडियो का मतलब इस पूरी कॉन्वर्सेशन का वही एक पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि हम लोगों को थोड़ा सा और बता पाए कि व्हाट एग्जैक्टली आर दीज थिंग्स, विच थिंग्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लिबरल कौन होते हैं और कंजर्वेटिव कौन होते हैं। देखिए, लिबरल एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस की और पॉलिटिक्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें जब आप डेफिनेशन बनाते हैं ना, तो डेफिनेशन साइंस में तो आप स्ट्रिक्ट डेफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज में जैसे ही आप डेफिनेशन बनाएंगे तुरंत उसके एक्सेप्शन पैदा हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि ये सब जो लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म है, इनको डेफिनेशन, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन इसलिए भी नहीं बताया जा सकता है क्योंकि ये बहुत लिविंग ट्रेडिशंस है जो ट्रांसफॉर्म और बदलती रही हैं। तो इनमें समय के साथ बदलाव होता रहा है, ये खुद को मॉडिफाई करती रही हैं और इवॉल्व करती रही हैं, बट इनके कुछ जनरल ट्रेंड्स हम बता सकते हैं, मतलब हम इनके ट्रेंड्स बता सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं, बट एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन तो वायलेशन ही होगा। वो मैं भी एक आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, बट ये कि हाँ, इन ट्रेंड्स के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले लिबरलिज्म की बात करते हैं। लिबरलिज्म जो बेसिक इसकी फिलोसफिकल अंडरपिनिंग है, ये बेस्ड है ह्यूमन ऑटोनॉमी पर, कि वो ये मानते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो एक ऑटोनॉमस बीइंग है और उसको अपने विवेक के अनुसार बिना किसी अथॉरिटी से रिस्ट्रिक्ट हुए डिसीजन लेने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, सो लॉन्ग एज वो किसी दूसरे की इक्वल फ्रीडम को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा। जब मेरी फ्रीडम आपकी फ्रीडम को इन्फ्रिंज करने लगेगी, तो सिंस मेरी फ्रीडम आपकी फ्रीडम को इन्फ्रिंज कर रही है तो वो इनवैलिड हो जाएगी, बट सो लॉन्ग एज मेरे एक्शन पे, मेरी बॉडी पे, मेरे रिसोर्सेज पे मेरा पूरा राइट है। और ये स्टेट, एक्चुअली जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें स्टेट का रोल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको एक्ट करने से कौन रोक सकता है? स्टेट ही रोक सकता है। सपोज एग्जांपल, आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिससे दूसरों को नुकसान हो रहा है, तो पहले आपको कम्युनिटी देखेगी, अगर कम्युनिटी नहीं रोक पाएगी तो स्टेट रोकेगा। तो इन दोनों डेफिनेशन के कंटेक्स्ट में स्टेट का रोल रहेगा, तो स्टेट मुझे मेरी लॉफुल परस्यूट में कभी नहीं रोकेगा, और मैं जो भी विद इन लॉ करना चाहता हूँ मुझे सब कुछ परमिट होना चाहिए, और लॉ ऐसा होना चाहिए जो मुझे मैक्सिमम चीजें करने की परमिशन दे। तो ये सब ट्रेंड हमारे लिबरलिज्म में पाए जाते हैं इस तरह के, जैसे फॉर एग्जांपल, अब जब आप लिबरलिज्म को इकोनॉमिक थ्योरी में अप्लाई करेंगे तो आपको कैपिटलिस्टिक सोसाइटी मिलेगी। अगर आप इस टेनेट को इकोनॉमिक स्फीयर में लाएंगे तो आपको लगेगा कि सिंस मैं फ्री हूं अपनी चीजें करने के लिए, तो मैं अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी फ्री हूं। तो जब तक मेरे द्वारा की गई इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तब तक मैं जो करना चाहूँ वो मैं कर सकूं। फ्री मार्केट की कंसेप्ट आ गई, फ्री एक्सचेंज होना चाहिए, और जब तक वॉलेंटरी एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, मैं फ्री हूं डिसाइड करने के लिए मैं आपको कितना पैसा चार्ज करूं। दूसरा आदमी अगर डिसाइड कर रहा है कि मैं किस चीज को खरीदना चाहता हूं किसी पर्टिकुलर कीमत पर, तो मैं फ्री हूं कि उस चीज को उस कीमत पे बेचो। इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं आएगा, स्टेट मेरे प्राइसेस को भी रेगुलेट नहीं करेगा। इसकी कॉरोलरी ये भी, फॉर एग्जांपल, मैंने एक दवाई बनाई और मैं अगर उस दवाई को पर पिल 20,000 रुपीज का बेचना चाहता हूँ और एक बायर रेडी है 20,000 से खरीदने के लिए, तो स्टेट का कोई रोल नहीं कि यहाँ पर आके मेरे उस फेयर एक्सचेंज को रोके। जब आप इसको फैमिली के स्पेयर में लाते हैं लिबरल फिलॉसफी को, तो ये कई तरीके से जो हमारी टेंडेंसी होती है फैमिली में दूसरे को कंट्रोल करने की, दूसरे के डिसीजन मेकिंग पे खुद को इम्पोज करने की, या जो भी सोशियोलॉजिकल मेथड्स ऑफ कंट्रोल है उनको अपोज करता है कि इंडिविजुअल शुड बी फ्री, कि अपनी शादी से चॉइस, अपनी चॉइस की शादी करें। फॉर एग्जांपल, एक फैमिली की चॉइस आप करना चाहते हैं, आपको लिबरलिज्म बोलेगा कि सिंस यू आर एन ऑटोनोमस इंडिविजुअल यू हैव फ्रीडम टू चूज हु विल बी योर पार्टनर, or whether or not you want to live with your parents, or whether or not your parents want to live with you, they are free to make their choices, क्योंकि हमने इंडिविजुअल ऑटोनोमस इंडिविजुअल माना है। तो इस तरह की फिलॉसफी जब डिफरेंट स्पेयर में जाती हैं तो वो डिफरेंट उनके आउटकम्स होते हैं, बट जनरल ट्रेंड ये है कि आप एक ऑटोनोमस इंडिविजुअल है और आप अपने विवेक से
जो भी डिसीजन लेंगे रेशनल फैकल्टी को एक्सरसाइज करते हुए, वो सही होगा और उसको कोई तब तक ना रोके जब तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। अब इसमें बहुत कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं, बट लेट अस स्टिक। हाँ, मतलब लेट्स स्टिक टू बेसिक ट्रेड्स ओनली। अब दूसरी बात है कंजर्वेटिज्म की। हाँ, कंजर्वेटिव्स की बेसिक टेनेट ये है कि जो इंडिविजुअल है वो एक कम्युनली एम्बेडेड बीइंग है। वो ये कहता है कि जो इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस है वो कम्युनिटी के बाहर नहीं होता। हम लोग एक कम्युनिटी में ही पैदा होते हैं, एक सिस्टम में पैदा होते हैं, उसी के आधार पर हमारी एस्पिरेशंस बनती हैं, उसी के आधार पर हमारे गोल बनते हैं। तो जो कम्युनिटी का रोल है और कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस है वो इंडिविजुअल की पावर से अधिक होना चाहिए। कम्युनिटी कंजर्वेटिज्म जो एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज के बारे में ये मानता है कि सिंस अगर कोई वैल्यू सर्वाइव कर रही है तो उसकी कुछ वजह है। अगर कोई आइडिया पास्ट 10,000 ईयर से सर्वाइव कर रहा है, उसकी कोई वजह है, तो वी शुड नॉट रश टू स्क्रैप दैट सिस्टम, स्क्रैप दैट ट्रेडिशन। और वी डोंट नो कि जब हम एक चीज को हटाएंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा ओवरऑल हमारी वेलबींग में। तो जो कंजर्वेटिज्म वो ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस रखता है, रिलीजन को वैल्यू देता है, क्योंकि रिलीजन इज द सोर्स ऑफ आपका ये कम्युनल वैल्यूज और सारी कम्युनल वैल्यू। वो रेडिकल चेंजेस को अपोज करता है और माइग्रेशन को अपोज करता है, क्योंकि वो मानता है कि जो भी हम एज ए कम्युनिटी रह रहे हैं, अगर बाहर के लोग आएंगे तो वो हमारे कम्युनल फैब्रिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे साथ मे बी हमारी बेसिक वैल्यूज के साथ वो लोग इत्तेफाक ना रखें। तो ये लोग माइग्रेशन को अपोज करते हैं। तो यहाँ पर ना एक मेरे को डाउट आ रहा है बहुत ही अच्छा सा, वो ये है कि जैसे कंजर्वेटिज्म आपने बोला कम्युनिटी पे डिपेंडेंट है, तो कम्युनिज्म भी कुछ ऐसी चीजें बोलती है, लेकिन कम्युनिज्म कुछ चीजें कंप्लीटली ऐसी बोलती है जो लिबरल भी हैं, कि मतलब एजुकेशन होनी चाहिए, रिलीजन नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कंजर्वेटिव भी है कि भैया कम्युनिटी इज द बिगेस्ट एंड इंडिविजुअल इज नॉट दैट बिगेस्ट। तो फिर मतलब अगर सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट था, चाइना कम्युनिस्ट है, और अमेरिकन अपने आप को डेमोक्रेटिक बुलाते हैं, लेकिन अभी वहां पर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, लेकिन वो कंप्लीटली अपोज्ड है कम्युनिज्म के, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है। नहीं, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स में कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, बहुत सारी चीज आपको ओवरलैपिंग मिलेंगी हर थ्योरी में। जो कंजर्वेटिव आप जिनको कहते हैं, इन लोगों के बेसिक प्रिंसिपल वो है जो लिबरल्स के हैं, इकोनॉमिक लिबरल्स के। ये लोग फ्री मार्केट को प्रोपाउंड करते हैं कंजर्वेटिव, और कहते हैं कि टैक्स कम होने चाहिए। डेमोक्रेट कहते हैं कि मार्केट रेगुलेटेड होनी चाहिए और टैक्स ज्यादा होने चाहिए। आप कंजर्वेटिव कहते हैं कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं। बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये इवॉल्विंग ट्रेडिशन है। और दूसरा यहाँ तक कम्युनिज्म की बात है, कम्युनिज्म एक अलग टाइप की एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो इकोनॉमिक थ्योरी पे बेस्ड है। एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी की टेनेट्स पे बेस्ड है। कार्ल मार्क्स को पहला आदमी माना जाता है कि जिसने बहुत साइंटिफिक वे में इसको फॉर्मुलेट किया। जिसको हम कम्युनिज्म कहते हैं उसको कार्ल मार्क्स साइंटिफिक सोशलिज्म कहता था कि मेरे सोशलिज्म के वैज्ञानिक तरीके हैं। तो इसमें उसका कहना यह है कि जो सोसाइटी की इकोनॉमिक सिस्टम है उसके आधार पर ही ना लाइफ की सारी एस्पेक्ट डिसाइड होती है, कम्युनिटी की, पॉलिटिकल सिस्टम की। वो इसको सब स्ट्रक्चर बोलता है। ये सब जो चीजें हैं इनको सुपर स्ट्रक्चर बोलता है, जैसे गवर्नमेंट, सोसाइटी, रिलीजन, कि ये उस सब स्ट्रक्चर पे सुपर स्ट्रक्चर उगाया है। और कंजर्वेटिव, अच्छा, तो यहाँ पर फिर थोड़ा एक और डेफिनेशन देनी पड़ेगी, अगर नहीं तो कि कॉन्वर्सेशन आगे जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। और लेफ्ट विंग और राइट विंग वाले लोग कौन से होते हैं? लेफ्ट विंग वाले लोग वो होते हैं जो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को प्रोपाउंड करते हैं। सोशलिस्ट मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वो है जो कम्युनल पे ध्यान देता है, प्लस ये मानता है कि इक्वलिटी, हर आदमी को एक बेसिक मिनिमम अपॉर्चुनिटी और आउटकम्स मिलनी चाहिए। सोशलिज्म वो थ्योरी है कि जैसे एक बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ हेल्थ सबको मिलना चाहिए, बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन हर किसी को मिलना चाहिए, और जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नीड के हिसाब से होना चाहिए, ना कि आपने कितनी आउटपुट दी है सोली उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओल्ड एज आदमी है तो आप इंटाइटल्ड हैं कि आपको फ्री मेडिकल केयर मिले, आपको पेंशन मिले, आपको फ्री राशन मिले। मतलब एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है कि हम लोग, जो लोग वेल ऑफ हैं, जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनको टैक्स करके जो लोग कम वेल ऑफ हैं उनमें उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि लोगों में इकोनॉमिक डिफरेंसेस ज्यादा ना आए। इसका एग्जांपल जैसे हमारी नॉर्डिक कंट्री है, एक सोशलिस्ट, एक टाइप से उटोपिया बोल सकते हैं मॉडर्न टाइम, सोशलिस्ट डेमोक्रेसीज।
सोशलिस्ट डेमोक्रेसीज हैं, जैसे आपके नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बहुत हद तक जर्मनी भी, तो ये सोशलिज्म के रिडिस्ट्रिब्यूटिव प्रिंसिपल पे फोकस करती हैं। और राइट विंग वाले दो वो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इंसान को अपनी मेरिट के हिसाब से आउटकम मिलने चाहिए। जो भी उसने प्रोड्यूस किया है, ही शुड हैव राइट टू कीप द आउटकम ऑफ हिज लेबर, और ही शुड नॉट बी हेवीली टैक्स्ड, और इंडस्ट्री को फ्रीडम होनी चाहिए, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या ये सही होगा कहना कि मतलब जो सोशलिस्ट जो लेफ्ट विंग हैं वो हमारे लिबरल ज्यादा हैं और जो राइट विंग हैं वो कंजर्वेटिव ज्यादा हैं, या कोई ऐसा एग्जांपल है जहां पर उल्टा भी है, कोई ऐसी सोसाइटी है? बहुत सारी ट्रेंड आपको मिक्स मिलेंगे, आपको कंट्राडिक्शन मिलते रहेंगे, दोनों के अलग अलग कंट्रियों में भी मिलेंगे, अलग अलग टाइम पर भी कंट्राडिक्शन मिलेंगे। बट हाँ, मोर और लेस ब्रॉडली जो आप कह रहे हैं वो बात सही है कि जो राइट विंगर्स हैं वो more tend to tilt towards conservative values and left wing more towards modern or postmodern values. ठीक है, तो यहाँ पर ना क्लियरली हम डिफाइन करेंगे कि अभी करंटली इंडिया में क्या सिस्टम है। इंडिया में एक्चुअली इंडिया में एक बहुत बड़ी खूबी है, इंडिया में कोई भी सरकार आज तक प्योर राइट विंग नहीं आई है। सरकार की सोशल पॉलिसी राइट विंग हो सकती, कंजर्वेटिव हो सकती है, बट इकोनॉमिक पॉलिसी हर सरकार की हमेशा लेफ्ट विंग रही है। कोई भी सरकार ऐसी नहीं है कि जिसने ये नहीं बोला है कि हम पुअर्स का वेलफेयर वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से नहीं करेंगे, चाहे आपकी ट्रेडिशनली कांग्रेस लेड गवर्नमेंट रही हो या बीजेपी गवर्नमेंट लेड गवर्नमेंट रही हो। तो इंडिया एक इसेंशियली एट इट्स हार्ट, इन इट्स डीएनए एक सोशलिस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। यहाँ फ्री एंटरप्राइज की थ्योरी कभी भी प्रमोट नहीं की जाती। इवन एनडीए गवर्नमेंट्स में भी ये बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें राशन दिया जाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो एट इट्स हार्ट इंडिया की पॉलिटी इकोनॉमिक मैटर्स में सोशलिस्ट रही है। तो फिर कम्युनिज्म इंडिया में इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा? आई मीन दो बड़ी स्टेट्स हैं केरला और वेस्ट बंगाल, लेकिन वेस्ट बंगाल में कंप्लीटली ठप हो गई और केरला में काफी सक्सेसफुल हुई है। इनफैक्ट वो वर्ल्ड में एग्जांपल दिया जाता है उसका। एक्चुअली कम्युनिज्म पूरी दुनिया में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुई है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बेसिस पे देखें और अगर आपकी प्योरिटी के प्रिंसिपल के आधार पर देखें तो कम्युनिज्म कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुई। कम्युनिज्म में बहुत सारे इंटरनल कंट्राडिक्शन हमेशा ही होते रहे हैं। इस वजह से आप देख लीजिए ना कि रशिया में जो इसका पेरेंट स्टेट थी वो रशिया में कम्युनिज्म खत्म हो गया। उसके बाद चाइना वाले अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, लेकिन वो पूरे इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी कैपिटलिस्ट हो गई है, पॉलिटी उनकी अथॉरिटेरियन है। क्यूबा में ये लोग नहीं सर्वाइव कर पाए, कंबोडिया में पॉल पॉट रिजीम थी वो कोलैप्स कर गई। तो कम्युनिज्म असल में क्या होता है कि जो चीज कम्युनिज्म के नाम से स्टार्ट होती है वो एक टिरनी बन जाती है बहुत जल्दी, और वहां के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो उसको अपरूट करने के लिए मजबूर हो पाते हैं, क्योंकि लोगों की लाइफ स्टाइल, लोगों की फ्रीडम्स इतनी ज्यादा इंट्रोच कर देती है कम्युनिस्ट रिजीम की इट हैज बिकम नाउ ए बैड वर्ड। और जहां तक इंडियन कम्युनिज्म का सवाल है, इंडिया में कम्युनिज्म कभी सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो मुझे लगता है कि कम्युनिज्म की कुछ पॉलिसीज अच्छी थी बट वो इंडियन रियलिटी से उतनी इत्तेफाक नहीं खाती है। इंडिया में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ओनली वन ऑफ दोज। जैसे यहाँ पर कास्ट डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन हमारी लाइफ में आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिज्म इसको बहुत ज्यादा डेनिग्रेट करता है। इंडिया की पॉलिटिक्स का हमेशा डिफाइनिंग फैक्टर ग्राउंड लेवल पर रहा है आपके कास्ट अर्थमेटिक्स, रिलीजन, कम्युनल वैल्यूज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और कम्युनिस्टों ने मतलब बाय वेरी नेचर ऑफ देयर प्रिंसिपल इन चीज पे कभी फोकस नहीं किया, तो वो लोग ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। और कभी अब तो पूरी दुनिया से खत्म है। मे बी एक दो स्टेट में वो लोग सक्सेसफुल है, इसीलिए सक्सेसफुल है कि वो लोग उतने हार्डलाइन कम्युनिस्ट नहीं है। दे हैव बीन सक्सेसफुल इन अकोमोडेटिंग अदर वैल्यूज। सो दे आर लिबरल लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट्स, कैन वी से दैट? दे आर लिबरल, ऑफ कोर्स दे आर लिबरल। लेफ्ट विंग है, हाँ कम्युनिस्ट भी है, बट कम्युनिस्ट प्योर कम्युनिस्ट सेंस में कहना इनको ठीक नहीं होगा, जिस सेंस में जैसे माओ का चाइना था या सोवियत का रशिया था, सोवियत रशिया, इस तरीके से लोग नहीं है। मतलब ये एक कांग्रेस का ज्यादा लेफ्ट लीनिंग वर्जन है। तो एक यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। अब जैसे कम्युनिज्म के हम ऑलमोस्ट डिमाइस की बात कर रहे हैं, डिक्लाइन की भी बात नहीं कर रहे हैं, डिमाइस की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि खत्म हो चुका है। तो क्या ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी एक्सपायरी डेट होती है कि भैया थोड़े टाइम चलेगा और खत्म हो जाएगा? जैसे अभी मोनार्की ऑलमोस्ट फिनिश्ड है पूरी दुनिया में।
जो मार्क्स की कम्युनिस्ट थ्योरी तो सक्सेसफुल नहीं थी, बट लेकिन कुछ उसके एनालिसिस के पार्ट हैं जो बहुत ज्यादा प्रीसिंग थे, टाइम से आगे थे और बहुत ज्यादा रिलेवेंट हैं। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम वैक्यूम में एक्ट नहीं करता। वो अंडरलाइनिंग सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल और बहुत सारे अदर फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। तो जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम किसी टाइम पर इवॉल्व होता है वो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से इवॉल्व होता है, और जब वो परिस्थितियां खत्म होती हैं तो वो पॉलिटिकल सिस्टम भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें उन परिस्थितियों में ही जमी थी। फॉर एग्जाम्पल आपका मोनार्की था। मोनार्की उस टाइम का सिस्टम था कि जब आपकी टेक्नोलॉजी बहुत बैकवर्ड थी, कंट्रीज लार्ज जियोग्राफीज को इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होता था, परमानेंटली इंटीग्रेटेड रखना बहुत मुश्किल था, और जनरली लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं थी, मीड्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन स्लो थे। तो मोनार्की सक्सेस, लोगों में एजुकेशन नहीं थी, तो मोनार्की सक्सेसफुल हो जाती थी। लोग रिलीजियस जाते थे क्योंकि वो मोनार्क को भगवान मान लेते थे, और मोनार्क अपना 300-400 साल राज करता था जब तक उसको कोई एक्सटर्नल चैलेंज नहीं मिलता था। मोनार्की इंटरनल चैलेंजेस से बहुत कम खत्म होती है, या डायनेस्टीज इंटरनल चैलेंजेस से कम खत्म होती है। उनको कोई एक्सटर्नल एग्रेसर आके खत्म करता है, फिर नया एग्रेसर आ जाता है, नया राजा बन जाता है। तो ये लोग राजधानियां बना लेते थे, गांव से रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम तो बना ही था, चाहे जो भी राजा आता था वो उसी सिस्टम को टैप करता रहता था। अपनी ये लोग कैपिटल बना लेते थे, कैपिटल के आसपास इनका ज्यादा काम होता था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऐसी स्ट्रांग नहीं थी। हम ये माने कि अगर अशोक का राज था तो एकदम जैसे आज हमारी लाइफ में स्टेट परवेसिव, ऐसा नहीं था। हमेशा से रिलीजन परवेसिव रहा है। और एक जैसे मान लो मुझे लगता है कि अशोक के टाइम पर गांव का जो भी टैक्स कलेक्शन का सिस्टम होता होगा, आपके बड़े बड़े स्टेट्स होते होंगे या जो भी फेडरल एंटिटीज होती होंगी, वो टैक्स कलेक्ट करके अशोक को दे देती होंगी। तो इतना स्टेट परवेसिव नहीं था। ये लोग कैपिटल के आसपास ही इनका मेजर इन्फ्लुएंस रहता था। तो सब अपने बाकी सब कल्चर्स में रहते थे। तो जैसे मोनार्की हम ज्यादातर कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एग्रेसर्स और टेक्नोलॉजी की वजह से खत्म भी हुई है, या फिर जैसे अगर यूरोप की बात करें रेनेसां। लेकिन तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की एक एक्सपायरी डेट हो गई ना, कि हमें अब हम अगर हम पीछे देखें तो हमें समझ आ रहा है कि खत्म हो रही है। कम्युनिज्म भी अपने कुछ रीजंस की वजह से खत्म हुई है। हर चीज की एक्सपायरी डेट है। जब अंडरलाइन फैक्टर बदल जाएंगे तो वो चीज खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो आपको लगता है कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ठीक है, नीति है ना। तो यहाँ पर अब मुझे ये बताइए, जो हमारी आजकल का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसको इलेक्टोरल कॉलेज डेमोक्रेसी भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, मैं उसको पर्सनली रिटेल डेमोक्रेसी कहता हूं कि भैया ये तुम्हें बेची जा रही है, पर एक्चुअली में ट्रू डेमोक्रेसी है नहीं। आपको क्या लगता है कि इसकी ये एक्सपायरी डेट है या होगी, कैसे होगी? असल में ये तो फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है कि कब होगा और कैसे होगा, क्योंकि मतलब नोबडी नोज। ये सब चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं, और जो भी क्लेम करता है कि वो जानता है कि क्या होगा, वो गलत क्लेम कर रहा है। हम बहुत कम चीजें हैं जो हम फोरकास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोविड-19 क्राइसिस किसी ने सोची भी नहीं थी, तो आपने कभी इसको फैक्टर इन नहीं किया, इसके क्या इन्फ्लुएंस होंगे हम नहीं जानते। 2008 की वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो लोग मोर और लेस नहीं देख पा रहे थे क्या आएगी, बट उसने पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किया। तो ऑफ कोर्स ये सिस्टम में चेंज होंगे, क्या होंगे, कब होंगे, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। बट डेमोक्रेसी भी असल में कई साइड से कंफ्लिक्ट में घिरी हुई है, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी कन्वेंशनल विजडम थी वो कई जगह फेल हुई है पिछले 50 सालों में। जो लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी वो ये थी कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ही बेस्ट सिस्टम है अपने लोगों के लिए, और यही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव और सस्टेन कर सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन चाइना का एग्जांपल एक बहुत स्टार्क एग्जांपल रहा है कि जिसमें उसने ये दिखा दिया है कि आप अथॉरिटेरियन होते हुए भी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बना सकते हो, और बहुत सारे लोगों को बहुत कम टाइम में पॉवर्टी से बाहर लाके अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकते हो। तो ये एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे तो चैलेंज है ही डेमोक्रेसीज का। उसके बाद अब ये कोरोना क्राइसिस डेमोक्रेसीज कैसे हैंडल करती है, क्या रिस्पॉन्स रहता है, वो सब चीजें मैटर करेंगी। बट पता नहीं, मुश्किल है कि कह पाना कब क्या होगा, कैसा होगा। बट ऑफकोर्स चेंज आएंगे, डेफिनेशन चेंज होंगी, हमेशा होती रही है। कोई भी चीज हमेशा नहीं रही है। 50-100 साल में मेजर शिफ्ट आते हैं पॉलिटिकल थिंकिंग में। ट्रू। तो यहाँ पर इनफैक्ट खाली कम्युनिज्म की ही बात नहीं है, मतलब काफी एग्जांपल्स हैं जहां पर ऑटोक्रेटिक टाइप का जो रूल है उसमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस या प्रोस्पेरिटी आई है। थाईलैंड ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, जापान ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो वहां पर ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो
कंटिन्यूअसली इवॉल्व करता रहता है या बढ़ता रहता है, इसलिए वो ज्यादा सर्वाइव कर गया एज कम्पेयर टू कम्युनिज्म। मतलब चाइना को भी शायद ये समझ आया कि हमें अपना कम्युनिज्म थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हम बचेंगे नहीं। नहीं, वो बात सही है। असल में जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि डेमोक्रेसी के फिक्स प्रिंसिपल नहीं है, एक्सेप्ट ये प्रिंसिपल कि हम लोग जैसा लोग चाहेंगे उस हिसाब से बदल जाएंगे। तो एक हमारा मेटा प्रिंसिपल है कि हम लोगों के विलिंगनेस के हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम चेंज कर देंगे। इसके अलावा सारे सिस्टम्स आर ओपन टू डिबेट। बस ये है कि मेजोरिटी की बात सुनी जाएगी। बट उसके अलावा मान लीजिए आज की डेट में हमको सोशलिज्म लोग चाहते हैं तो हम सोशलिज्म की तरफ टिल्ट कर जाएंगे। कल की डेट में लोग प्योर कैपिटलिज्म चाहते हैं तो हम कैपिटलिज्म की तरफ टिल्ट कर जाएंगे। लोगों को साइंटिफिक थिंकिंग की जरूरत है तो हम लोग साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करने वाली पॉलिसी लेकर आएंगे। तो इस सेंस में क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी इंट्रोस्पेक्टिव होती है, चेंज के लिए रिस्पॉन्सिव होती है, तो कोई भी ऐसा सिस्टम जो चेंज के लिए रिस्पॉन्सिव हो उसका सर्वाइवल हमेशा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एक सिस्टम विच इज रिजिड एंड अनचेंजेबल। क्योंकि हमेशा आपको ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस आते रहेंगे जो आपके पुराने सेटअप के हिसाब से सुटेबल नहीं होंगे। आपको उनको इंटीग्रेट करके अपना फिर रूप बदलना है। अगर आप रूप नहीं बदल पाएंगे तो आप कोलैप्स हो जाएंगे, जैसे सोवियत रशिया के साथ हुआ। यहाँ पर फिर एक और बड़ा मॉडर्न थॉट आता है। मैं एक बहुत ही फेमस अफ्रीका के मैं कहूंगा कि लीडर हैं, वो एक तरीके से थॉट लीडर भी हैं एंड लॉट ऑफ सोशल इम्पैक्ट ऑल्सो। उनका नाम है थियोन नियांग। उनसे मैं मिला था जापान में, तो उन्होंने मतलब ओबामा के साथ काम किया हुआ है, उन्होंने एकॉन के साथ मिलकर लाइटिंग सिस्टम्स बनाए हैं अफ्रीका में। तो उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा पब्लिक फोरम में, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। मैंने उनसे ये पूछा कि क्या एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बेटर है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए या फिर ऑटोक्रेटिक सिस्टम। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आंसर आएगा डेमोक्रेटिक सिस्टम, बट एक्चुअली इवन दो वो वेस्ट अफ्रीका सेनेगल से हैं, उन्होंने रवांडा का एग्जाम्पल लेते हुए कहा कि डिपेंड करता है कि किस टाइप की आपके लोग हैं और उनके लिए उस टाइप का सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि रवांडा में 94 में जेनोसाइड के बाद वहां पर जो स्टेबिलिटी आई है, जो प्रोस्पेरिटी हो रही है, रवांडा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्रीज इन अफ्रीका टुडे, वो बेसिकली एक ऑटोक्रेटिक रूल की वजह से ही आई है। तो ये बात हाँ, एक्चुअली ये बात मुझे लगता है बिल्कुल सही है। असल में ये एक डेमोक्रेटिक एरोगेंसी है कि हमारा ये मानना कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ही सबसे अच्छा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छा है जब उसके लिए सुटेबल कंडीशंस हो। डेमोक्रेसी तब अच्छा काम करते हैं जब आपकी एजुकेटेड मिडिल क्लास पॉपुलेशन होती है। अगर आपके पास अनएजुकेटेड पुअर पॉपुलेशन है तो डेमोक्रेसी केवल पॉपुलिस्टों को थ्रो करेगी और वो पॉपुलिस्ट सेल्फ सर्विंग होंगे क्योंकि लोग अनएजुकेटेड हैं, रिसोर्सलेस है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और अनचेक्ड पावर हमेशा करप्शन को ब्रीड करती है। आप इंडिविजुअल की अच्छी इंटेंशंस पे सिस्टम बिल्ड नहीं कर सकते। तो चेक्स एंड बैलेंसेस तभी काम करेंगे जब लोगों में इतनी समझ हो कि ये आदमी काम क्या कर रहा है। आपके पास उस तरीके की मीडिया हो जो रिपोर्टिंग कर पाए, लोगों के पास सूचना ले पाए कि इसने ये गलत काम कर दिया या ये अच्छा काम कर दिया, और उसके बाद लोग उस नॉलेज को इलेक्टोरल आउटकम में चेंज करना चाहें। उसी स्थिति में आपकी डेमोक्रेसी काम करेगी। अदरवाइज ये रूल ऑफ वन इंडिविजुअल हो जाएगा, वन फैमिली हो जाएगा और एक फसाड बन के रह जाएगा और आपका भयंकर एक्सप्लॉइटेशन होगा। वहीं दूसरी तरफ अथॉरिटेरियन रेजिम जिसमें वहां के रूलर को ये सिक्योरिटी है कि उसका रूल 30 साल 40 साल 50 साल सर्वाइव करने वाला है, तो ही may want to invest in the well-being of his empire। ऐसा हमेशा होता है, पास्ट में भी ऐसा होता रहा है कि जब हमारे यहाँ राजशाही थी तो बहुत सारे राजाओं ने अपने देश के विकास के लिए बहुत सारा काम किया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे बड़ा ग्लोबल एग्जाम्पल देख लीजिए जर्मनी का। जर्मनी में रियल डेमोक्रेसी आई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले वहां विलहेल्म II का रूल था, मोनार्की। रशिया की मोनार्की ने जर्मनी को फोर्ज किया, जर्मनी को ग्लोबल सुपर पावर बनाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मोनार्क को एब्डिकेट करना पड़ा, क्राउन में भाग गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डिफीट के बाद। उसके बाद जो डेमोक्रेसी आई उसने जर्मनी को क्राइसिस में धकेल दिया, जिसको वाइमर रिपब्लिक कहा जाता है। 20 साल 25 साल की ह्यूज इंस्टेबिलिटी है जिससे हिटलर जैसे ऑटोक्रेटा जन्म हुआ। जब एलाइज जीते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और हिटलर को ओवरथ्रो किया, तब उसके बाद जर्मनी में रियल डेमोक्रेसी आ पाई।
और वो भी रियल डेमोक्रेसी इसलिए स्टेब्लिश हो पाई क्योंकि जर्मनी में ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड मिडिल क्लास था, दे वर हाईली एजुकेटेड पीपल और दे वर इकोनॉमिकली वेल ऑफ। तो जर्मनी जब इतने लंबे टाइम तक इतना पावरफुल नेशन बन गया, यूरोप का सबसे पावरफुल नेशन विद इन ए मोनार्की, तो ये दूसरी जगह हो सकता है। ये तो बहुत मॉडर्न प्रोपेगेंडा है लिबरल डेमोक्रेसी का केवल कि हम ही सही हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि सारे सिस्टम काम करता है, डिपेंड करता है रूलर्स की मंशा पर। बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई यहाँ तो रवांडा में क्योंकि जनरली सेम कंडीशंस नहीं थी, मिडिल क्लास ज्यादा पावरफुल नहीं है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं है। आपको एक बार थोड़ा सा वो करना चाहूंगा, प्लीज आप सिंगापुर का एग्जांपल लीजिए। हाँ। सिंगापुर में क्या हुआ था? सिंगापुर में तो ऑटोक्रेटिक रूल रहा है ना, और वो दुनिया के लिए एग्जांपल है डेवलपमेंट का। तो डेमोक्रेसी नहीं की सॉल्यूशन, और सिंगापुर में लोग सिंगापुर के सिस्टम को मेंटेन भी करना चाहते हैं इंटरेस्टिंगली। सो यही बात है अभी कि ये जो एग्जाम्पल्स आते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड निकल के आ रहा है कि आप अगर रवांडा में देखें कि वहां पर प्रॉस्पेरिटी कम थी, इकोनॉमिकली एजुकेशन वाइज मिडिल क्लास नहीं थी, और वहां पर एक ऑटोक्रेटिक रूल एक्चुअली सक्सेसफुल है। हम पिछले 20-30 सालों का अगर 25 सालों का डेटा देखें तो रवांडा ने जो ग्रोथ की है वो इम्प्रेसिव है, हाईली इम्प्रेसिव। और वहीं पर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें, हम शुरू से डेमोक्रेसी रहे हैं, 91 के रिफॉर्म्स के बाद काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, हमारी मिडिल क्लास का साइज भी काफी बड़ा है, लेकिन हमारी पुअर पॉपुलेशन जो अभी कोविड-19 की वजह से और बड़ी हो जाएगी वो भी काफी बड़ी है। तो क्या यहां पर हम इस टाइप की डेमोक्रेसी को चला सकते हैं? क्योंकि लोग तो बार बार बोलते रहते हैं डिक्टेटरशिप आनी चाहिए, डिक्टेटरशिप आनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली केवल देखिए इंडिया का एग्जांपल बाकी कंट्री से कंपेयर करना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि इंडिया एक पूरी तरह डेमोक्रेसी में भी अलग तरीके की डेमोक्रेसी है। दुनिया के आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लीजिए जो सोशली इतनी फेडरल हो। कई कई सोसाइटीज पॉलिटिकली तो फेडरल होते हैं, लेकिन इंडिया की सोसाइटी सोशली फेडरल है। हम लोग जैसे आप साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज का डिफरेंस पूरी कंट्री में है, रिलीजन का बहुत बड़ा डिफरेंस है, कास्ट बेसिस पे हम लोग अलग अलग हैं। तो अगर अथॉरिटेरियन रूल भी उन्हीं कंट्री में चल पाते हैं जहां होमोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन हो। जिन सोसाइटी को होमोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगी, वहां तो उसकी कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, दे विल रिपेल अगेंस्ट वन हेजेमोन, दे ऑलवेज डू। इसके लिए मैं आपको बाल्कन्स का एग्जांपल देना चाहूंगा। किसका? यूगोस्लाविया का। ओके। तो वहां मार्शल टीटो के अंडर में था, कम्युनिस्ट रूल था, जब वो 20-30 साल तक जिंदा रहा, उसने कई कंट्रीज को एक करके रखा। वहां एथनिक डिफरेंसेस थे। यूगोस्लाविया का मार्शल टीटो वहां का रूलर बन गया, जब तक उसकी पावर थी तब तक वो होल्ड कर पाया। लेकिन जैसे ही मार्शल टीटो का डिमाइस हुआ, उसके बाद वहां पर 20 ईयर्स 30 ईयर्स की सिविल वॉर छिड़ी और 10-12 कंट्रियां टूट के अलग हो गई, क्योंकि बाकी जो फेडरल एंटिटीज थी उनको पसंद नहीं था कि हम एक ऐसा आदमी जो हमसे पूरा एथनिकली डिफरेंट है, आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है, हम पे रूल करे। और ये हमेशा होता है। सोवियत रशिया के साथ एग्जैक्टली ये चीज हुआ। जो सोवियत था वो 15 नेशनलिटीज का एक कॉम्बिनेशन था। जब उसका विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, तो जो रशियंस जो सर्ब्स थे, उनके अलावा जो रशियन एथनिसिटी के लोग थे, उनके अलावा सारी एथनिसिटीज ने खुद को अलग कर लिया। ये कई चीजों पर डिपेंड करता है कि एक बड़ी नेशनलिटी कब अथॉरिटेरियन वे में सक्सेसफुल होगी, कब नहीं होगी। आप इंडिया में जब तक डिफरेंसेस को रिकॉन्साइल नहीं करेंगे और हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देंगे, यहाँ अथॉरिटेरियन रूल पॉसिबल नहीं है। यहाँ 20-25 बैटलफील्ड पैदा हो जाएंगे, लोग अब नहीं संभाल पाएंगे। तो ये हम डेमोक्रेसी तो हमारे लिए बहुत सुटेबल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ इन द एंड ऑफ द डे हर किसी की आवाज सुनी जाती है। तो हमें डिफरेंस है, आपको मानना पड़ेगा। वो तो है। और वो बैटलफील्ड्स की जो बात आपने कही वो है भी, काफी एरियाज हैं इंडिया में जहां पर इंटरनल स्ट्राइफ है, और वो आई थिंक वो भी एक तरीके से अलाउ की जाती है बिकॉज हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम है। नहीं, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात है कि देखिए डेमोक्रेसी में पीसफुल प्रोटेस्ट को डेमोक्रेसी इनकरेज करती है। हमारे संविधान में आर्टिकल 19 दिया हुआ है, उसमें फ्रीडम ऑफ असेंबली दी हुई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दी हुई है। तो आपको प्रोटेस्ट करने की विद इन बाउंड्रीज 4 वॉल्स ऑफ लॉ पूरी फ्रीडम है, और ये बहुत बड़ा सेफ्टी वॉल्व है। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट के द्वारा ही आपकी बात को सुन के सिस्टम में चेंज आ जाए तो आपको हथियार नहीं उठाने पड़ेंगे। बट हमारे सिस्टम ने रेड लाइन ड्रॉ कर दी है कि हम आपके पीसफुल प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे जब तक आप नेशनल इंटीग्रिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करते।
मतलब हम देश की इंटीग्रिटी, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप ये शुरू से क्लियर थी कि हम अपनी इंटीग्रिटी पे कोई भी चैलेंज कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके अलावा जो कुछ है हम टेबल पे उसको डिस्कस करेंगे। जैसे आर्टिकल 370 भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, नॉर्थ ईस्टर्न की कुछ स्टेट्स में स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किए गए, J&K में स्पेशल प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किए गए। तो हमने लोगों की ऑटोनॉमी की डिमांड को भी एक्सेप्ट किया है विद इन ए मतलब नेशनलिस्टिक फ्रेमवर्क, ऐसी बात नहीं है। बट उसमें सब्जेक्ट यही है कि आप लोग वायलेंट प्रोटेस्ट मत कीजिए। वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए इंडियन स्टेट की टॉलरेंस नहीं है, बट पीसफुल प्रोटेस्ट तो बहुत बार हमने स्टेटों को वो किया है, इतनी बार रिऑर्गेनाइज किया है। जब फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था तो लोगों की लिंग्विस्टिक लाइन्स पे डिमांड थी कि आप हमको लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट सेपरेट दीजिए। कोई भी बड़ी डेमोक्रेसी ये चाहती कि लैंग्वेज एक ही हो जाए, एक ही लैंग्वेज को एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ना बना जाए, क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का कारण रही है यूरोप में। एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, लैंग्वेज वहां ही आपका डिसइंटीग्रेशन का मेजर फैक्टर रही। तो स्टार्टिंग के कांग्रेस के बड़े लीडर भी अगेंस्ट थे, लेकिन अंडर ह्यूज पब्लिक प्रेशर, पॉपुलिस्ट डिमांड, लिंग्विस्टिक लाइन में स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ। उस टाइम की नेहरू गवर्नमेंट ने 8-9 साल तक रजिस्ट किया था कि हम चेंज नहीं करेंगे, हम लिंग्विस्टिक लाइन पे स्टेट्स नहीं बनाएंगे और लैंग्वेज इज नॉट ए बिग कंसर्न फॉर अस, लेकिन फाइनली करना पड़ा, लीडर्स को करना पड़ा। तो अब उसके बाद हमने यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई यार नरेंद्र, ये बताइए कि खाली चलो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस की वजह से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना तो एक चीज हो गई, लेकिन जो हमने जब देखा अपनी एडल्ट लाइफ में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बने, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बने। अभी जो क्या कहते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हुआ, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं है। उत्तर प्रदेश की कब से बात हो रही है कि रोहेलखंड अलग किया जाए, बुंदेलखंड अलग किया जाए एंड सो ऑन, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे मोर और लेस नहीं है। तो अभी जो स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है दैट इज नॉट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो क्या और डिसेंट्रलाइजेशन, छोटी छोटी स्टेट्स होनी चाहिए इंडिया में? ऑफ कोर्स छोटी छोटी स्टेट होनी चाहिए, और इन प्रिंसिपल इसको हर मेजर पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट भी करती है। असल में जो आपका स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, उसके रिऑर्गेनाइजेशन के बाद से लिंग्विस्टिक बेसिस पे मेजर डिमांड खत्म हो गई स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करने की। कुछ लोग हैं जो अभी डिमांड करते हैं, बट बहुत मेजर ये डिमांड इंडिया के लिए बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। उसके बाद एक सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टेट्स आए जो एक बड़े स्टेट में नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे इकोनॉमिकली। तो अभी जो गवर्नमेंट नई एक्सरसाइज की सन 2001 में 3 स्टेट्स को अलग करने की, वो इस बेसिस पर थी कि स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, क्या एक बड़ी एंटिटी का पार्ट होकर उतना बेनिफिट कर पा रहा है, क्या इसको अगर छोटा कर दिया जाए तो यहाँ के लोगों की लाइफ ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो उसका जवाब कई मतलब मिक्स रिजल्ट है, बट एक जनरल कंसेंसस बन चुका है कि इस आधार पर बनाया जाना चाहिए। और एक कोई कमीशन भी आया था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें इसने इसको कहा है कि इस बेसिस पर आप बना सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर एक रिकमेंडेशन था कि अगर सरकार चाहे तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैन बी क्राइटेरिया फॉर क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट। तो वो अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि इंडिया में जो बड़ी स्टेट्स की बात है, 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है, हम लोग एक स्टेट है। 20 ब्राजील की आबादी है, वहां 26 राज्य है। 20 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, वहां 6 राज्य हैं। एक नेशनल गवर्नमेंट के 6 राज्य हैं, तो वो तो है ही। इनफैक्ट आई थिंक 20 करोड़ से ज्यादा है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उसको 5th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। 20-22 करोड़ जो भी पॉपुलेशन हो, तो हमें एक्चुअली 2-3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्य मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे से गवर्न हो पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बेस्ट डेवलपमेंट के भी एग्जांपल है जिन पोर्शन में, वो ऐसे ही स्टेट है जहां 2-3 करोड़ या मैक्सिमम 4 करोड़ की आबादी होती है। तो एक एम्पेरिकल बेसिस भी है हमारे पास। तो आई थिंक इट वुड बी बेटर कि यूपी को 4 या 5 पार्टों में अगर पॉलिटिकल लीडरशिप फ्यूचर की चाहे तो वो करना ठीक रहेगा, लोगों के लिए भी अच्छा है। गवर्नमेंट आपकी ज्यादा क्लोज आ जाती है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। ग्रेट। अब यहाँ पर बात करेंगे वो कॉन्वर्सेशन जिसकी वजह से आज हम दोनों यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं। वो कॉन्वर्सेशन जो आई थिंक 2006 में हुई थी, हम दोनों के बीच में हॉस्टल में हम बैठे हुए थे और यूपीए गवर्नमेंट सिलेक्ट हुई थी, और उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अभी क्या हमारी इंडिया में कोalition गवर्नमेंट्स ही आएंगी, तो आपने कहा था कि ये सब ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन चलता रहता है पॉलिटिक्स में। ये बताइए कि ये पॉलिटिकल साइकिल्स क्या होते हैं, और ये जो ट्रांजिशन पीरियड्स हैं ये कब कब आते हैं और कितनी देर तक रहते हैं डेमोक्रेसी में?
एक्चुअली डेमोक्रेसी में तो ट्रांजिशन कोई ना कोई हमेशा चलता रहता है, बट ये कि मेजर चेंजेस आते हैं। मतलब एक्चुअली जैसे एनडीए गवर्नमेंट का 2014 में ह्यूज मेजोरिटी के साथ इलेक्ट होना एक मेजर शिफ्ट था। ये शिफ्ट वाज इन मेकिंग फ्रॉम पास्ट 30 इयर्स, और मे बी ये ट्रेंड 20-25 साल तक रहेगा, 15 साल 20 साल। क्योंकि अगर इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए, जो पहला फेज था नेहरू जी का फेज था, 17 साल तक उनकी कांग्रेस में सुप्रीमेसी थी, और इंदिरा मतलब 1947 से 1977 तक इंडिया में कांग्रेस सिस्टम था। कांग्रेस का एक छत्र राज था और कोई बड़ा चैलेंजर नहीं था। 77 के बाद ने कांग्रेस ने टूटना स्टार्ट किया। 20 साल लगे उस पूरी प्रोसेस में, जब कांग्रेस की पावर खत्म हुई, और 96 या 97 में अटल बिहारी की एनडीए लेड गवर्नमेंट है, जिसने 5 साल अपना टर्म पूरा किया। वो 20 साल का ट्रांजिशन फेज था, जिसमें धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर होती गई, अदर रीजनल पार्टी और बीजेपी का राइज स्टार्ट हुआ। फिर आप ये मिड 90 मतलब अर्ली 90 से 2010-2015 तक आप फेज समझ सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के रीजनलाइजेशन का। इस दौरान बहुत सारे रीजनल पार्टी स्ट्रांग हो गई, और उन्होंने सेंटर के सारे फॉर्मेशंस को इन्फ्लुएंस किया, उसके वो कॉन्स्टिट्यूएंट रहे। जैसे तमिलनाडु में तो खैर हमेशा डीएमके रहती हैं, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का राइज हुआ, झारखंड में और बहुत सारी स्टेट्स में, हाँ, बिहार में। तो एक आपकी फेडरल पॉलिटिक्स में एक रीजनलाइजेशन का ट्रेंड था 20-25 साल तक पावरफुल, जो कांग्रेस के डिक्लाइन के बाद और बीजेपी के ओवरवेलमिंग राइज के बीच में था। क्योंकि एक एंटिटी है जिसमें आपको उतना फेथ नहीं बाकी, और दूसरी एंटिटी अभी फुली फॉर्म नहीं हुई, तो वो एक ट्रांजिशन फेज था जिसमें रीजनलाइजेशन बहुत बढ़ गया था, और उसने नेशनल पॉलिटिक्स को इफेक्ट किया। तो उसके बाद 2014 से आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी की एक्सटेंडेंसी का एज है। अब वेदर और नॉट इसकी पावर पीक की है ये हमें नहीं पता है, इसके एमपी बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं व्हिच वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। बट एक ही फेज चल रहा है बीजेपी की सुप्रीमेसी का, और डेमोक्रेसी में भी हमेशा नहीं रहता है, इवन मोनार्की ऑटोक्रेसी, क्योंकि हर रूल को खत्म होना ही होना है बाय इट्स वेरी नेचर। पावर भी जब कोई पॉलिटिकल एंटिटी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, तो वो हमेशा अपने विनाश के बीच उसमें आ जाते हैं। बहुत हमेशा ही ऐसा हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब वो कोई पावर में आता है तो अपनी पावर की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए काम करना स्टार्ट करते थे, विच इटसेल्फ इज डेट्रीमेंटल टू इट्स पावर। मतलब वो ही उसका विनाश का भी कारण बनती है। नहीं, कुछ इंटरनल होते हैं, फिर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस भी बहुत रैपिडली चेंज होती हैं। अब जरूरी नहीं कि आपका रूल, हो सकता है कि एक्सटर्नल अटैक या कोई बीमारी या कोई इकोनॉमिक शॉक आपकी गवर्नमेंट को वीक कर दे। तो हमको पता नहीं है कब तक ये चलेगा, बट मे बी इंडिया में जनरली पॉलिटिकल साइकिल्स 20-25 साल की आज तक रही है। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट 10 साल में बहुत प्रोफाउंड हुआ है, तो साइकिल्स में श्रिंक। सो फर्स्ट वाज, पहला था 30 इयर्स का, 47 से 77। उसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस के ब्रेक होने का, जो 97-98 तक चला। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई, और वहां से कोalition का या फिर रीजनल उसका रीजनलाइजेशन भी समझ लीजिए 90 के बाद बहुत तेज हो गया। 90 के बाद तेज हो गया। 2015 तक एक पैरेलल पॉलिटिकल मूवमेंट वो भी चल रही थी, अभी भी है, तो भी राइज हो सकती है। तो अभी मतलब इंडियन डेमोक्रेसी में 20 से 30 साल का एक साइकिल बनता है, पॉलिटिकल साइकिल। और अभी आप कह रहे हैं कि शायद अभी तक रहे हैं। देखिए अभी तक रहा है, ये अभी तक रहे हैं, मतलब ये कोई नियम नहीं है। अभी तक हमने इस टाइप के ट्रेंड ऑब्जर्व किए हैं। करेक्ट। और अभी ये शायद ट्रेंड चेंज हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। बढ़ना मुश्किल है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जो ग्लोबल इंटीग्रेशन की वजह से चेंजेस का स्पीड रेट फास्ट हो गया। तो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ऐसे ट्रांजिशन साइकिल्स हैं, ये हैं, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए चैलेंजेस हैं, या ये आर दीज गुड थिंग्स फॉर डेमोक्रेसी? मतलब दो क्वेश्चन हैं। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी विल बी मतलब डेड। डेमोक्रेसी मर जाएगी अगर ये चेंजेस नहीं होंगे। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि ऐसे चेंज हो। अगर एक ही आदमी रूल करे जा रहा है, एक आदमी का रूल नो मैटर कितना अच्छा हो, ही कैन नॉट बी परफेक्ट, और वो कुछ चीजें नहीं सुनेगा, वो कुछ चीजें नेग्लेक्ट करेगा। और जिन लोगों को नहीं सुना जाता, जो लोग नेग्लेक्ट होते हैं, वो नया चेंज स्टार्ट करते हैं। तो यही तो डेमोक्रेसी का एसेंस है। तो ये साइकिल तो मतलब लाइफ एंड ब्लड है डेमोक्रेसी की। नहीं तो फिर तो ऑटोक्रेसी और सिंगल पर्सन रूल में कोई फर्क ही नहीं है।
ये तो लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सुन रहा था, सिंगापुर में सीएनबीसी वालों ने किया था। तो उसमें शशि थरूर एक साइड से तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और दूसरी साइड पे बहुत ही फेमस इंटेलेक्चुअल हैं ब्रिटेन के, जो बेसिकली चाइना एक्सपर्ट माना जाता है। उनको आप पिछले 15 सालों में देखेंगे तो वो ही एक सिंगल पर्सन है जो चाइना एक्सपर्ट माना जाता है। तो वो चाइना की तरफ से थे। तो वहां पर उन्होंने डिस्कशन के दौरान शशि थरूर ने ये कहा कि देखिए, हम चाइना से कम्पीट तो कर नहीं सकते, क्योंकि चाइना से कम्पीट करने के लिए हमें चाइना बनना पड़ेगा, वो हम बन नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है विच इज अ बिगर एडवांटेज देन चाइना। और काफी लोग ये भी कहते हैं, जैसे एक मिस्टर सबरवाल जी हैं, मनीष सबरवाल, टीम लीज के सीईओ हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब कि अगर चाइना 13% से ग्रो कर रहा था 2006-7 में, इंडिया 6, 7, 8% से कर रहा था, तो जो डिफरेंस है 5-6% का, दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। फिक्स्ड कॉस्ट डेमोक्रेसी है तो उतना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। क्या डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अगेंस्ट है? नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ये तो बात गलत है। क्योंकि ग्लोबल हिस्ट्री आप देखिए, जो भी अथॉरिटेरियन रिजीम होती है, मतलब मैं लगभग लेट 19th सेंचुरी से स्टार्ट करूंगा, लेट 19th सेंचुरी से। अब दुनिया में ठीक है कि ये मैं मानता हूँ कि कुछ जगह अथॉरिटेरियन रिजीम्स की वजह से टेम्पोरल इकोनॉमिक ग्रोथ के स्पट्स आए हैं, बट लॉन्ग रन में कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाई, और उससे कंट्री को जो कॉस्ट इनकर हुई है वो मतलब इनकम्पेरेबल है, जो आप एज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपने अचीव कर ली। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले जापान से स्टार्ट करूंगा। आप जापान रह चुके हैं और आपने जापान का सिस्टम देखा है, तो वहां जो जापान की एक्सटेंडेंसी हुई थी, मेजर रिवोल्यूशन वहां पर हुई थी लेट 19th सेंचुरी में। नेशनलिज्म और अथॉरिटेरियन रूल वहां पर था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत फास्ट हुई। जापान सुपर पावर, मतलब एशिया के सुपर पावर बन गया था, लेकिन उसकी कॉस्ट उनको पे करनी पड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद उनको जो इकोनॉमिक सेटबैक हुई और जो उनको आपकी वहां की सिटीजन्स का लॉस हुआ, दो एटम बम्स के अटैक को जापान को फेस करना पड़ा, ग्लोबली जापान डिस्क्रेडिट हो गया। वो सेम मेंटेलिटी की आउटकम थी। तो अथॉरिटेरियन रूल्स के साथ दिक्कत यह है कि उनको सरवाइव करने के लिए एक्सपेंशनिस्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोगों को मोटिवेट रखना चाहते हैं और खुद पे उनको कॉन्फिडेंस देना है, और अगर आप एक बिग इनफ सिस्टम हो, तो आप में ऑटोमेटिकली एक्सपेंशनिस्ट और नेशनलिस्ट टेंडेंसी आ जाती है। तो वो चीज लास्ट में उनके डिट्रीमेंट के लिए काम करती है। यही चीज रशिया के साथ हुई। आप ग्लोबल सुपर पावर बन गए थे, लेकिन उसके बाद आप आज अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए। हर जगह यही हुआ है कि शॉर्ट रन में तो आप बहुत तेज, ऑब्वियसली आप सारी इनएफिशिएंसीज हटा दोगे तो आप बढ़ जाओगे, लेकिन उस ग्रोथ के दौरान आपने कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, कितने नए दुश्मन पैदा किए हैं, कितनी सारी सिस्टम में इंटरनल करेक्शन आपने नहीं किए जो आपको टाइम पे कर देने चाहिए थे, आपको नहीं करता, और वो फाइनली एक दिन एक्यूमुलेट होकर सिस्टम को परमानेंटली हैमस्ट्रिंग कर देते हैं। तो डेमोक्रेसी की ग्रोथ स्टेबल होती है। यूएस में मुझे लगता है कि जो यूएस सिविल वॉर के बाद से एक तरीके से वहां ठीक ठाक सी डेमोक्रेसी आ गई है, और यूएस ग्लोबल सुपर पावर है, वेस्ट यूरोप ग्लोबल सुपर पावर है। तो डेमोक्रेसी ठीक है, हमने काफी हद तक एस्टैब्लिश कर लिया कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर सिस्टम फॉर मॉडर्न नेशंस टुडे, मोर और लेस। ऐसा नहीं कि वो कोई डॉगमेटिक बिलीफ है, असल में डेमोक्रेसी अपनी प्रॉब्लम्स को करेक्ट करते हुए चलती है। करेक्ट। सो चैलेंजेस क्या हैं डेमोक्रेसी के लिए? डेमोक्रेसी के लिए देखिए, मुझे अभी फिलहाल तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दिखता। हम भले ही आज की डेट में मीडिया में, अखबारों में जितना भी पढ़ रहे हो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, चाइना का राइज हो गया, रशिया का राइज हो गया है, या जो भी चीजें हैं, बट अभी भी मुझे लगता है कि जो बैलेंस है वो डेमोक्रेसी के ही फेवर में है। और ये जो सो कॉल्ड पावरफुल और इमर्जिंग कंट्रीज हैं, इनके लोग खुद डेमोक्रेसीज में आके रहना चाहते हैं। जैसे ही चाइना अपने यहाँ के एक्सचेंज रूल्स को रिलैक्स करता है, वहां के मिलियनर सारा पैसा यूएसए और कनाडा भेज देते हैं। जैसे ही वो वीजा देता है, हर कोई भाग के यूरोप में सेटल होना चाहता है। रशिया के लिए भी यही बात है कि रशिया में पिछले 20 सालों में 1 करोड़ लोग माइग्रेट कर गए हैं यूरोप में या अमेरिका में। वहां के लोग ही नहीं रहना चाहते। तो वो इटसेल्फ एक सिस्टम की प्रॉब्लम दिखाता है कि जो लोग हैं, पीपल एट लार्ज, दे वांट टू लिव विद इन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। बट ये कि अगर एक पार्टी का या एक इंडिविजुअल का रूल है जो बहुत पावरफुल है, वो आपको सप्रेस कर पा रहा है, तो आप सप्रेस होते रहोगे, लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग? बिकॉज चेंजेस आर इनएविटेबल।
और आप अगर अपने ऑथोरिटेरियन सिस्टम ऑनेस्ट कभी नहीं हो सकता अपनी कमियों को लेकर और उनको रेक्टिफाई भी नहीं करेगा, तो दे विल गो विद टाइम, मे बी 50 साल टाइम फ्रेम किसी को नहीं पता। और दूसरी बात है कि जनरली जो डेमोक्रेसी के लोग हैं, देखिए आप कह रहे हैं कि इंडिया में लोग चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप आ जाए, बट ये बहुत स्मॉल माइनॉरिटी है। जिस दिन डिक्टेटरशिप आएगी लोग कराहने लगेंगे यहाँ पे एक हफ्ते कि हमें आप पुराना सिस्टम दीजिए। आपने लॉकडाउन में देखा ना कितने 10 दिन में लोग दुखी हो गए थे। और लोग शायद वो भी है ना कि डेमोक्रेसी में मेमोरी भी बहुत छोटी होती है लोगों की, तो इमरजेंसी में जिन लोगों ने सहा था वो लोग भी शायद भूल गए हैं कि कैसा होता है ऑटोक्रेटिक रूल। बट एनीवे वो बात दूसरी है, उस पर वो पॉलिटिकल हम नहीं बनाएंगे इस कॉन्वर्सेशन को। डेमोक्रेसी इनएविटेबल है, मतलब कि होनी ही होनी है, या फिर जो अथॉरिटेरियन या फिर ऑटोक्रेटिक रूल है वो भी एक ट्रांजिशन पीरियड में है कि अभी मोनार्की जैसे खत्म हो गई, कम्युनिज्म खत्म हो गया, लेकिन दोबारा आएगा। नहीं, असल में मुझे इसमें थोड़ा सा न्यूएंस्ड मेरी थिंकिंग है। हम देखिए पुराने टाइप के अथॉरिटेरियनिज्म और मोनार्की में हम लोग नहीं फॉल करेंगे, लेकिन जो इमर्जेंस ऑफ सर्विलांस टेक्नोलॉजी है, इसने स्टेट के हाथ में बहुत ज्यादा इमेंस पावर प्लेस करने का पोटेंशियल दे दिया है। आपकी पावर ऑलरेडी है उनके पास, पोटेंशियल नहीं है, पावर है उनके पास। मतलब वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे। उसके बाद आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, बिग डाटा आ गया, रोबोटिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर एक नेफेरियस सेक्टर आ जाए तो दे कैन एक्सप्लॉइट दिस पोटेंशियल टू डिरेल डेमोक्रेसी, बट वी विल हैव टू सी। हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, अगर हर चीज बहुत टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट हो जाए तो कुछ लोग ही सारा सिस्टम चला सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी रोबोटिक्स बहुत पावरफुल हो गई है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल हो गई है, और लोग भी ऐसा नहीं है कि तुरंत रिवोल्ट पे उतर जाएंगे। अगर आपको खाना पीना पैसा मिल रहा है तो आप रिवोल्ट क्यों करेंगे? पॉलिटिकल सिस्टम पे डिबेट करना बहुत देर की बात होती है और बहुत कम लोग डिबेट करते हैं, बहुत कम लोग उसमें सक्सीड होते हैं। अगर आपको रोटी कपड़ा मिल रहा है और आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, आपको रोजगार मिल रहा है, तो आप कभी लड़ने नहीं जाएंगे। चाइना कि एक्चुअली सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, वो ऐसा थोड़ी कि सप्रेशन से ही रूल कर रहा है, वो लोगों को मीन्स भी प्रोवाइड कर रहा है सर्वाइव कराने के। तो अगर कोई इस टाइप की सरकारें आती तो दे में सक्सीड। बट ये कि अगर एक ऐसी कोई सरकार आ रही है कि जो आपको सब कुछ दे रही है, तो फिर आप डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी से क्या ज्यादा फर्क पड़ता है प्रैक्टिकल टर्म्स में, बताइए। आइडियोलॉजिकल बात छोड़ दीजिए, अगर आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको बेसिक फ्रीडम चाहिए। अब हर आदमी को ये फ्रीडम नहीं चाहिए कि उधर हिंदू में आर्टिकल लिख के क्रिटिसाइज करे सरकार, बहुत कम फ्रीडम चाहिए। हाँ, सो वो बात तो आपकी सही है। और चाइना, सिंगापुर, टू अ सर्टेन एक्सटेंट थाईलैंड इसका अच्छा एग्जांपल है। अब बहुत सारे एग्जांपल है। आपकी ये है ना मिडिल ईस्टर्न सारी मोनार्कीज, यहाँ का रिवोल्ट, इंटरनल रिवोल्ट नहीं होते प्रॉपर। चलो मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, क्योंकि ना वो इनके मॉडल जैसा है और ना ही वो किसी और मॉडल जैसा, वो उनके खुद का ही मॉडल है, वो अभी भी मोनार्की में है। तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। अभी वहां पर बहुत जैसे इश्यूज हैं, इराक ईरान का तो है ही है इशू, उसके अलावा जो उनकी नेटिव पॉपुलेशन है बहरीन, कतार वगैरह में 10-15% से भी कम है, और उनको देने पड़ रहे हैं राइट्स फॉरेनर्स को। वो उसमें मतलब वो राइट्स वो दे रहे हैं, लेकिन अब कितनी लिमिटेशंस के साथ दे रहे हैं, ठीक है। अब फॉरेनर्स भी वहां जाके कोई ऐसा थोड़ी कि पॉलिटिकल एजेंडा कर पा रहे हैं, उन लोगों को बेसिकली थोड़ा बहुत राइट्स मिल रहे होंगे जिनको, क्योंकि वहां कोई राइट नहीं, इसलिए उनको इतना हाईलाइट किया जाता है। जैसे सऊदी अरेबिया को अगर औरत को ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो पता नहीं लगता कि कितना ये लोग हल्ला मचा देते हैं, समझ में नहीं आती ऐसी कौन सी बड़ी बात है ड्राइविंग लाइसेंस को। लेकिन अब क्योंकि सऊदी अरेबिया में हो रहा है तो लगता है कि ये बहुत राइट्स दे दिए। चलो ठीक है, मिडिल ईस्ट की अभी और बात करते हैं फिर। अब मिडिल ईस्ट का जो बेसिक करेंसी है, और जो उन्होंने रियलाइज कर ली थी लेट 60s में कि भैया वी हैव ऑयल है, हम दुनिया पे कंट्रोल कर सकते हैं, और वो शायद 10-15 साल अभी और भी उनका कंट्रोल रहेगा, पर उससे बियॉन्ड नहीं रहेगा। जब ऑयल खत्म हो गया और दुबई में ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, तो आप खाली एक सर्विस इकोनॉमी की तरफ जा सकते हो। आपको इनोवेशन चाहिए, आपको फ्रीडम ऑफ थॉट चाहिए, वो तो तभी आएगा कि अगर आपकी पॉपुलेशन डेमोक्रेटिक हो, वो बोल सके, बात कर सके, और फॉरेनर्स जो आप इनवाइट कर रहे हो उनको भी सेम राइट्स दो। क्या आपको लगता है ये ट्रांजिशन आएगा उनके गवर्नमेंट्स में? ट्रांजिशन तो मुझे, जो अगर हम एक्चुअली हिस्ट्री देख सकते हैं, हिस्ट्री के आधार पर हम कुछ बातें कह सकते हैं, बट हिस्ट्री फ्यूचर का प्रेडिक्टिव नहीं हो सकती। वहां पे मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कोई पावर छोड़ेगा। आप कोई कुछ छोड़ता नहीं है। अब लोग कितना अप्रूव करने में इंटरेस्टेड है, उनकी सिविल सोसाइटी कितनी मैच्योर है, इस पे डिपेंड करेगा। बट मुझे नहीं लगता नियर फ्यूचर में, क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट हिजेमनी, एब्सोल्यूट पावर है, कोई अपोनेंट नहीं है।
इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पोजीशन नहीं है, इवन आइडियोलॉजिकल और प्रोपेगेंडा लेवल पर भी वो लोग उतने इंक्लाइंड नहीं है, एंड दे आर मोर और लेस हैप्पी विद देयर रूलर्स। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये लोग पावर छोड़ेंगे। और दूसरा है कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी ऑटोक्रेटिक रूलर को हटा दो आपकी कंट्री में सब अच्छा हो जाएगा, हो सकता है आपकी हालत और खराब हो जाए। इराक को आप देखिए, लीबिया को देखिए, उसने हटा तो दिया ऑटोक्रेट्स को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपकी हालत और खराब हो गई, क्योंकि वो लोग एक सिस्टम को मेंटेन करके रन कर रहे थे। सद्दाम हुसैन जब से गया है इराक में, इराक की सफरिंग खत्म नहीं हुई। नहीं, वो तो बढ़ गई है वहां पर, तो बढ़ गई है। मुअम्मर गद्दाफी को आपने लीबिया से हटा दिया और लीबिया परमानेंट किया उसने। तो ऐसा नहीं कि ऑटोक्रेटिक रूलर को, एक्चुअली ऐसा है ना कि डेविल हु यू नो इज बेटर देन द डेविल हु यू डोंट नो। सही बात है। ये आदमी क्या कर सकता है तो मैं संभल के चलूंगा, लेकिन एक जो नई चीज आ रही है आपको नहीं पता क्या करेगा। तो यहाँ पर ना, अब क्योंकि हम इनकी बात कर ही रहे हैं, तो आपका मैं एक जरूर कमेंट चाहूंगा अपने भाई और नेबर देश पाकिस्तान के बारे में। भाई कहना जरूरी है क्योंकि हमारा रिलेशन उनके साथ ऐसा ही है, लड़ाई भी उतनी ही होती है और नफरत भी है, लेकिन है हम एक जैसे। और अफगानिस्तान के बारे में भी, क्योंकि अफगानिस्तान आई थिंक इज द मोस्ट यूनिक कंट्री इन द वर्ल्ड की सबसे बड़े बड़े एम्पायर आए वहां पर, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। पाकिस्तान का देखिए, एक्चुअली पाकिस्तान का मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में तो ये लोग कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेंगे। आर्मी ने खुद जब से मुशर्रफ हटा है खुद डायरेक्ट रोल लेना बंद कर दिया है, तो वो इटसेल्फ शो करता है कि वो लोग डायरेक्ट रूल नहीं करना चाहते। पाकिस्तानी आर्मी डायरेक्ट रूल नहीं करना चाहती, वो कोई ना कोई डेमोक्रेटिक पपेट फ्लोट करते रहेंगे। और डिपेंड करेगा कि इंडिया के साथ उनकी कभी कोई अगर पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, उस पर आर्मी कैसा परफॉर्म करती है, उस पर पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक फ्यूचर डिपेंड करेगा। इंटरनल डिसेंट पाकिस्तान में है, बलोचों में बहुत ज्यादा, तो वहां कुछ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को कमजोर समझना गलत होगा। पाकिस्तान की बहुत कॉम्पिटेंट और पावरफुल आर्मी है। मे बी एशिया में सबसे ज्यादा बैटल हार्डेंड आर्मी पाकिस्तान की ही है। वो लोग क्योंकि कॉन्स्टेंटली 70s 80s से लगातार वॉर में एंगेज रहे हैं, उनके पास मतलब एम्यूनेशन, एयरक्राफ्ट वगैरह भी बढ़िया है। तो ये कहना तो मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी और ओवर ऑप्टिमिज्म होगा कि पाकिस्तान में इंटीग्रेशन हो जाएगा, बलोच तोड़ के चले जाएंगे। बलोच आर रिसोर्सलेस डिसिडेंट्स, उनके पास कोई ग्लोबल सिस्टमेटिक सपोर्ट नहीं है, वो लोग इस तरीके से नहीं जीत पाएंगे पाकिस्तान। तो ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम नहीं है और दे आर मतलब वेरी ऑप्रेस्ड डिसेंट्स, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो लोग कैसे पाकिस्तान जैसी पावरफुल आर्मी से वो कर लेंगे। हम लोगों का एज प्रोपेगेंडा टूल इंडिया यूज करती रही है बलोचिस डिससैटिस्फैक्शन, बट नियर टर्म में मुझे इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं दिख रहा। नहीं, खाली इंडिया या कोई बलूचिस्तान में खाली इंडिया का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट सब जानते हैं क्यों है, वहां पर ईरान का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो दो पावरफुल मिलिट्रीज हैं जो उनको किसी तरीके सपोर्ट करती हैं। ईरान की बात ये है ना कि ईरान को पिछले 10-12 साल में ईरान इंटरनली बहुत वीक हो गया है। असल में ईरान के जो भी रूलर्स रहे हैं उसको पब्लिक सपोर्ट मिलना अपने आप में बहुत कम हो गया है। अभी बीच में हमने कुछ प्रोटेस्ट देखे थे, कोरोना क्राइसिस हुई और उसके पहले जो उन्होंने अपना ही प्लेन गिरा दिया था, और जो अमेरिकन सैंक्शंस है उससे ईरान बहुत वीक है। तो ईरान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मिलिट्री मिसएडवेंचरिज्म में वो कहीं इन्वॉल्व हो जाए। असल में हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने एनिमी को ग्लोरीफाई करने में हमें ज्यादा मजा आता है कि यार उसके पास तो इतनी पावर है और हम क्या करेंगे। बट कई बार ऐसा होता है, कई बार हम उसको वो करते हैं कि बहुत डिमीन कर देते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, कई बार हम कर देते हैं ये तो बहुत पावरफुल। ईरान मुझे लगता है कि बहुत माइनर प्लेयर है। ईरान इराक वॉर के बाद से कहाँ बहुत ज्यादा कर पाया है। तो ईरान का मुझे कोई बहुत बड़ा, इनफैक्ट ईरान की बात कर रहे थे तो एक और इंटरेस्टिंग बात आ जाती है यहाँ पर। बोथ ईरान एंड अफगानिस्तान 70s में जब उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे थे या फिर जब उनके ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं हुआ, तब तक दे वर थ्राइविंग मॉडर्न प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक इन अ वे सोसाइटीज, और उसके बाद से उनका डिक्लाइन ही हुआ है। तो इसके ऊपर क्या आपका कमेंट रहेगा? प्लस इसमें अफगानिस्तान के बारे में भी आपको बताना है। तो ईरान और अफगानिस्तान दोनों को ट्रीट करना है आपको। दे बिकेम मोर इस्लामिक और मोर फंडामेंटलिस्ट, आई विल नॉट से इस्लामिक बट मोर फंडामेंटलिस्ट एंड ऑर्थोडॉक्स। अब ये देखिए, एक्चुअली इसमें दो एलिमेंट है। एक तो प्रोपेगेंडा एलिमेंट अमेरिका का, कि अमेरिका ये कहता है कि जब तक यहाँ वेस्टर्न कल्चर था ये बहुत थ्राइव कर रहा था। अब क्योंकि हमारे पास काउंटर नैरेटिव नहीं है, अगर इतना ही ईरान थ्राइव कर रहा होता तो वहां से शाह को अप्रूव क्यों किया जाता मैसिव पब्लिक सपोर्ट से?
अगर एवरीथिंग एल्स वाज हंकी डोरी, तो शाह को तो खुद अप्रूव किया गया ईरान में, वो क्यों किया जाता? और वहीं के लोगों ने किया। जो अयतुल्ला खुमैनी थे, ये तो रिफ्यूजी थे फ्रांस में, लोगों ने प्रोटेस्ट कर करके भगा के इनको बुला के वहां, तो वो बात सही नहीं, मुझे नहीं लगता। वो पहले भी इन्होंने अपनी पपेट गवर्नमेंट्स बैठा के रखी थी, बट ये कि अब ये प्रोपेगेंडा करना है तो कहेंगे कि पहले कितना अच्छा था, देखो अब इतना खराब हो गया। तो वो बात मुझे कन्विंसिंग नहीं लगती। और हाँ, ऑफ कोर्स ये लोग मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ, मॉडर्न उसके साथ मार्च नहीं कर पाए, लेकिन ये मुझे लगता है ये सभी थियोक्रेटिक सिस्टम्स की प्रॉब्लम है जो रिसोर्स रिच नहीं है। So Afghanistan is also a theocratic system जो अभी रिसोर्स रिच नहीं है. Is that the only reason why? तालिबान तो थियोक्रेटिक सिस्टम था। तालिबान से पहले वहाँ सोवियत थे, तो वहां वो लोग लड़ रहे थे, तो वो तो बैटलफील्ड। और पता नहीं अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का मुझे ज्यादा पता नहीं है, कुछ बोल रहे थे कि इनके पास माइन वाइन्स है, बाकी तो ये एक वैसी कंट्री है ना कि अपना इंटरनली, बट ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, ट्रेड रूट है इम्पोर्टेंट। तो अफगानिस्तान, बट ये तो अनरेस्ट में रहेगा जब तक ग्लोबल सुपर पावर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान बैटलफील्ड हो गया, ग्लोबल पावर एम्बिशन था, ग्लोबल पावर है, जैसे आपका सीरिया ग्लोबल पावर है। तो जब तक अपनी इंटरनेशनल पावर्स माइंड नहीं बदलेगी, रशिया अमेरिका, तब तक यहाँ कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये बात आपकी एकदम सही है। बहुत पुरानी। हाँ, अफगानिस्तान की 2000 साल पुरानी हिस्ट्री, जब से कोई भी एम्पायर उसको कॉन्कर नहीं कर पाया, मतलब सिकंदर से बात करें तो मेजर रूट में अगर आप पढ़ते हो तो अब जैसे पंजाब में, इंडिया में ही हुआ है ना, पंजाब को हमेशा बैटल्स अटैक्स का वो बट फेस करना पड़ा है। So, जियोग्राफी बहुत डिटरमिन करती है। तो अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, और अभी मोस्ट रिसेंटली लिबिया हो गया, जहां पर टर्की का एग्रेशन बढ़ गया है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है ही है, बट हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। इनका एग्जाम्पल हमने ले लिया है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि पॉलिटिक्स में जब हम बात करें, तो जैसे कार्ल मार्क्स ने डिफाइन किया सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, तो ये जो बाकी स्ट्रक्चर्स होते हैं पॉलिटिक्स में, इनका कितना इंपॉर्टेंट होता है? कौन से स्ट्रक्चर्स? ब्यूरोक्रेसी, जर्नलिज्म, जस्टिस सिस्टम, मिलिट्री, और आजकल के पिछले 2 दशकों में अगर हम ज्यादा देखें, इंडिया और यूएस दोनों में स्टैंड अप कॉमेडियंस और सोशल कमेंटेटर्स जो सटायर लिखते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली डेमोक्रेसी में तो ये सारे ही सिस्टम, डेमोक्रेसी डिपेंड करती है, डेमोक्रेसी की डायरेक्शन पब्लिक ओपिनियन पर। पब्लिक ओपिनियन इज पैरामाउंट। ये सारे की सिस्टम पब्लिक ओपिनियन को फ्रेम करने का एक माध्यम है, ब्यूरोक्रेसी को छोड़ के। ब्यूरोक्रेसी इज टूल ऑफ एग्जीक्यूटिव कि वो अपनी पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करेगी। इसके बाद जर्नलिज्म से ही आपको पता चलेगा कि सरकार कर क्या रही है, कैसा कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है। और कॉमेडियन भी वही रोल प्ले करते हैं, वो अनप्लीजेंट, अनपैलेटेबल ट्रूथ को कॉमेडी के माध्यम से लोगों के पास इस तरीके से पहुंचाते हैं कि लोगों को वो बात की जीस्ट समझ में आ जाती है। कॉमेडियंस का सबसे बड़ा रोल यही होता है कि कई बार बात को, तो वो बात का असर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप उसको एक सीरियस एडिटोरियल में पढ़ोगे और वही बात आप एक कॉमेडी बना के कहोगे, सीरियस ट्रूथ को, सटायर को, उनका रोल ओपिनियन एज ए ओपिनियन मेकर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंड अप कॉमेडियंस का। तो ये स्टैंड अप कॉमेडी ने पिछले ये 2 डेकेड से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं या शुरू से थे? स्टैंड अप कॉमेडी का कल्चर मेरे ख्याल से मतलब स्टैंड अप कॉमेडी की नहीं, जेस्ट की बात कर लीजिए या सटायर्स की बात कर लीजिए। हाँ, तो सटायर तो बहुत पुरानी रही है, सटायर की ट्रेडिशन तो बहुत पुरानी है पॉलिटिक्स में। जैसे हरिशंकर परसाई थे हिंदी के बहुत बड़े सटायरिस्ट, 1940s 50s 60 में एक्टिव, और उनकी किताबें अभी भी सटायर की लैंडमार्क मानी जाती हैं हिंदी लिटरेचर में, और वो बहुत पॉलिटिकल सटायर करते थे। जो कार्टून है, पॉलिटिकल कार्टून है, वो भी एक सटायर का माध्यम है। आपने और या बहुत सारे इंपॉर्टेंट अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में गॉसिप कॉलम होते थे, इसमें लोग, तो ठीक है नरेंद्र, तो यहाँ पर एक कंपैरिजन बनता है क्योंकि सटायर की बात हो रही है। आजकल का जो इंडिया का जर्नलिस्टिक स्ट्रक्चर कभी भी इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन आजकल वो काफी ज्यादा वीक है। इसके क्या रीजन है? जर्नलिज्म मुझे लगता है दोनों ट्रेंड है, हमें एक्चुअली वीक कहना भी ठीक नहीं होगा, दोनों ही ट्रेंड चल रहे हैं। मतलब कुछ पुराने जो चीजें हैं वो कमजोर हो रही हैं, कुछ नई चीजें हैं जो अपने आप में खुद को असर्ट कर रही हैं। अब असल में क्या हो गया कि पहले जर्नलिज्म एक
परसूट थी, एथिकल परसूट थी, अब वो उसका बिजनेस ओरिएंटेशन बहुत बढ़ गया है। और अगर आपको जर्नलिस्ट टीवी चैनल चलाना है, अखबार चलाना है, आपको एडवर्टीजमेंट चाहिए, उसके बिना आप चला नहीं पाएंगे क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत थिन है। तो कहीं ना कहीं अखबारों की आइडियोलॉजी उनके बिजनेस लॉजिक से इन्फ्लुएंस होती है, हमेशा होती आई है। तो आपको लगता है कि जर्नलिज्म खाली मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड रह गया है अभी, या फिर पावर ओरिएंटेड भी है? द क्लोजर यू आर टू द गवर्नमेंट, द मोर पावरफुल यू आर, मोर इन्फ्लुएंस यू हैव। मतलब इन्फ्लुएंस तो बढ़ ही जाता है, आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह ज्यादा मिलने लग जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है मिक्स ट्रेंड है, बहुत अच्छे अच्छे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं, प्लस दूसरे की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से आपको अब ट्रेडिशनल मीडिएशन की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा लिखते हैं, आप अपना ब्लॉग बनाइए, आपको लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे नए नए प्रिंट हाउसेस भी पैदा हो रहे हैं कि जिनको ज्यादा तामझाम जिनके पास नहीं है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं अच्छा। तो दोनों चीजें हैं। और दूसरी बात है कि अब सिटीजन जर्नलिज्म वाली है आजकल एक बात हो रही है कि ठीक है, सिटीजन एज ए जर्नलिस्ट की पहले जरूरी नहीं कि आप एक अखबार में ही कटिंग लिखो, आप गए, आपने कहीं पे फोटो खींच ली कुछ गलत होते हुए, आपने उस चीज को हाईलाइट कर लिया, एक ट्रूथ आप सामने ले आए। तो मिक्स ट्रेंड है, जर्नलिज्म में मिक्स ट्रेंड है। बहुत सारी ट्रेडिशनल मीडिया ये है एक्चुअली, जब भी पावरफुल सरकारें आती है तो मीडिया रूलिंग डिस्पेंसेशन की तरफ थोड़ा सा माइल्ड हो जाती है, ये इंडिया में हमेशा दिखा गया है। तो ये उसी समय से है जब से नेहरू जी ने काफी बड़े बड़े जर्नलिस्ट को बंगले दे दिए थे एनडीएमसी एरिया में। वो शुरू से ही है, वो हमेशा से ही ऐसा रहा है। और आजकल की है कि अगर आप गवर्नमेंट के पास में हैं तो फिर आपको एक्सक्लूसिव्स मिलेंगे और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। आप कुछ ना कुछ तो आप देखो, ये सब चीजें क्या कहें तो नरेंद्र, ये इंटरव्यू को खत्म करने के लिए एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, और वो क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी है, हर कंट्री उसको क्लेम करती है, ब्रिटेन कहती है हम ओरिजिनेटर हैं, यूएस कहती है हम ओल्डेस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी हैं, इंडिया कहती है वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी एवर, ग्रीस कहता है हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट। आपके अकॉर्डिंग विच कंट्री हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? एक्चुअली देखिए, ये इसमें जहां तक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात है, मॉडर्न डेमोक्रेसी की, मुझे लगता है कि उसमें ब्रिटेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उनकी कन्वेंशंस हैं, लेजिस्लेशन है, ये सब कंसेप्ट ब्रिटेन में मैच्योर हो गई हैं। इसमें मैं कहूंगा कि ब्रिटेन का रोल है नंबर 1। नंबर 2, डेमोक्रेसी को फैलाने में फ्रांस का रोल है कि जो भी डेमोक्रेटिक आइडियल्स थे, वो नेपोलियनिक वॉर्स जो थी उसके टाइम पर नेपोलियन ने असल में पूरा यूरोप जीत लिया था, और उसने कोशिश करी थी एटलीस्ट अपने शुरू के दौर में कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर ले, और उसके बाद एक तरीके से वहां डेमोक्रेसी की जड़ें जम गई थी। और जहां तक डेमोक्रेसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सबसे ज्यादा हाईलाइट करने का वो है, मुझे लगता है उसमें यूएसए का रोल है, क्योंकि एज ए डेमोक्रेसी यूएस ने जो प्रॉस्पेरिटी, जो डेवलपमेंट और ग्लोबल सुपर पावर बन गया, वो एक ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई डेमोक्रेसी होते हुए भी आप ग्लोबल सुपर पावर बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की अलग अलग डायमेंशन है। और यहाँ पर इंडिया का क्या रोल रहेगा, मतलब कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया का बहुत बड़ा रोल ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखें तो इंडिया ही एक ऐसी डेमोक्रेसी है, मेजर डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी बनी रही, जो ऑटोक्रेटिक रूल में या मिलिट्री रूल में स्लाइड नहीं की। इंडियन जो है वो वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन है। तो अगर इंडिया ऑटोक्रेटिक हो जाता, इंडिया कम्युनिस्ट हो जाता, तो इट वुड हैव बीन अ ग्रेट लॉस फॉर डेमोक्रेटिक आइडियल्स। हम 20% ऑफ पॉपुलेशन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के भीतर जी रही है, और हमने सबसे टफ टाइप की सर्कमस्टांसेस कुछ क्लियर की है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कितनी चैलेंजेस को डेमोक्रेसी झेल सकती है, वो हमने प्रूव किया है। हर तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने थे, आज भी हैं, लेकिन फिर भी आज हम एज ए डेमोक्रेसी यार स्ट्रॉन्गर, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है हम आज ही हैं। तो देखिए, हमारे एथनिक चैलेंजेस है, रिलीजियस चैलेंजेस है, लिंग्विस्टिक चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल एग्रेसर्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, होस्टाइल एनवायरनमेंट है, बैड इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, इमेच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप है, इलिटरेट मासेस है। आप जितने चैलेंजेस डेमोक्रेसी फेस कर सकती है, वो सब हमने फेस करते हुए भी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी दी है। तो यही हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो थैंक यू नरेंद्र, मतलब बहुत मजा आया, और अभी इस कॉन्वर्सेशन को हम तो कंटिन्यू करेंगे, और देयर इज अ पार्ट 2 आल्सो गाइस, एंड उसमें हम एक्चुअली थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, और उसमें हम बात करेंगे फिलोसफीज की, कि ह्यूमन फिलोसफी कैसे डेवलप हुई, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स,
सबके बारे में बात होगी और डिटेल में बात होगी. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट. थैंक यू नरेंद्र फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. थैंक यू सौरभ इंटरव्यू लेने के लिए, और बहुत अच्छा लगा. काफी अच्छे आइडियाज, मुझे भी कुछ नई चीजें समझ में आई हैं ये बातचीत करके.